अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो कल मैंने जंगे यरमुक का तीसरा पार्ट देना शुरू किया था, तो वो भी अपलोड कर दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखें। और इंशाल्लाह आज चौथा पार्ट बना रहा हूँ, तो आओ मिलके देखते हैं। 1 लाख के जंगे अराउंड कहती है, यरमुक। लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमिर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ एक रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाएं और आर्मी चीफ मैं ही हूं, क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सब को पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन, मतलब जंग यरमुक के पहले दिन, अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर के नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी ही जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर, जिसे आमिर बिन आस लीड कर रहे थे, इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद थी। क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे, तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट, तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना दी और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशार पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वो आगे बढ़े। एंड इट वर्कड। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर आमिर इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दिए और वहीं पर वापस लेके आए जहां से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे यजीद बिन अबी सुफियान लीड कर रहे, और बर्दाश्त ना कर सकी और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोएट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी, जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए थे। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे
और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वही ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी ही देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है, ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए। और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चली गई। जंग यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो, और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप्स तक पहुंच गई। और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इक्रमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इक्रमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो, हम क्यों नहीं जीत पाए। ये था जंग यरमुक का चौथा पार्ट। तो इंशाल्लाह जल्द जो है ना 5वां पार्ट भी बनाएंगे हम, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो, तो सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे चैनल को इसके इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।